Hello friends, I hope you all are doing great. So today we will do Adam Smith's development theory. So this is very important theory and अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो तो ये तो बेसिक है, आपको पता होना चाहिए इस थ्योरी के बारे में। जैसे कि नाम से पता चलता है एडम स्मिथ ने दी थी ये डेवलपमेंट थ्योरी, और ये सबसे पहली डेवलपमेंट थ्योरी कह सकते हो आप इकोनॉमिक्स की, जिससे ये ब्रांच शुरू हुई। और एडम स्मिथ जो है ना वो क्लासिकल्स थे। तो सबसे पहले हम जो बोलते हैं कि कैपिटलिस्ट थे, कैपिटलिस्ट का बोलबाला था, प्रोड्यूसर्स ही या जो प्रोडक्शन प्रोसेस में होते थे, ये जो कैपिटलिस्ट होते थे वही मेन होते थे, वही मार्केट को डिटरमाइन करते थे। तो ये उसी फेज के हैं, इनका भी कहना यही था, यानी कि कैपिटलिस्ट या क्लासिकल जो आप कहते हो वो एडम स्मिथ क्लासिकल्स के अंदर आते थे। ठीक है, तो अब बात करते हैं इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या बोला और इनका पॉइंट ऑफ व्यू कैसा था। ठीक है, सो फर्स्टली एडम स्मिथ की डेवलपमेंट थ्योरी, इन्होंने ये बुक लिखी थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम पूरा इसका ये है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। ये लिखी गई थी 1776 में। ठीक है, तो आपको इसका नाम पता होना चाहिए, एडम स्मिथ की थी। और इन्होंने इस बुक के अंदर, इसी से ही ये फेमस हुए थे, मतलब बहुत अच्छी बुक थी ये पढ़ने में। तो इसी के ऊपर इन्होंने अपनी डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, जिसमें इन्होंने कहा नेचुरल लॉ, फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है इसमें था नेचुरल लॉ। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने ये कहा था कि हर एक, हम कहते हैं ना इकोनॉमी को मैक्सिमाइज करना है, हर इंडिविजुअल अपने बेस्ट चाहता है कि मेरे को सबसे बेस्ट मिले, अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहता है। इकोनॉमी में हर एक पर्सन यही चीज चाहता है। तो इसीलिए नेचुरल लॉ के अंदर एडम स्मिथ का ये कहना था कि हर पर्सन को फ्रीली छोड़ देना चाहिए कि वो क्या करना चाहता है। क्यों? क्योंकि हर एक बंदा अपने लिए बेस्ट करता है, कोई भी पर्सन अपने लिए बुरा नहीं चाहेगा। वो अपने, अगर उसको मौका मिले तो वो अपने में सबसे बेस्ट चीज चुनेगा, बेस्ट चीज प्रोड्यूस करेगा, अपने आप को बेस्ट, मतलब बेस्ट अटेन करने की कोशिश करेगा। और जब हर एक पर्सन अपने लिए बेस्ट करेगा, तो अगर हम पूरी सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी का वेलफेयर तो अपने आप बेस्ट हो गया ना। जब हर बंदा अपने लिए अपना मैक्सिमम दे रहा है तो इकोनॉमी अपने वेलफेयर पे पहुंच जाएगी। तो इनका यही कहना था कि ही रिगार्डेड एवरी पर्सन एज द बेस्ट जज ऑफ हिज सेल्फ इंटरेस्ट। हर बंदा अपने सेल्फ इंटरेस्ट में अपने आप को बेस्ट कर सकता है, बेस्ट जज करता है। हु शुड बी लेफ्ट टू जज एंड परस्यू हिज एडवांटेज। इसलिए हमें हर एक पर्सन को फ्रीली छोड़ देना चाहिए कि वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी चीज प्रोड्यूस करे, कंज्यूम करे, जो भी करे, और अपना बेस्ट आउटपुट दे उस चीज से। और जब एक बंदा बेस्ट आउटपुट देगा, ऐसे ही जब सारे इंडिविजुअल्स अपना अपना बेस्ट देंगे तो हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट खुद ही हो जाएगी। एवरीथिंग विल बी गाइडेड बाय द इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट। अब इनविजिबल हैंड, ये जो है वर्ड बहुत कॉमन है जब हम एडम स्मिथ की डेवलपमेंट थ्योरी को पढ़ते हैं। इनविजिबल हैंड का मतलब है कि ऐसा हैंड जो कि दिख नहीं रहा, मतलब ऐसी चीज जो दिखेगी नहीं पर वो हो रही है। इसका मतलब क्या है? जब एडम स्मिथ कह रहे हैं हर एक पर्सन को अपने अकॉर्डिंग जी लेने दो, मतलब जो बंदा चाहता है वो कर रहा है। हमने, हर बंदा सोचेगा हाँ मैं अपने लिए कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ, लेकिन इन दी एंड पूरी सोसाइटी का भला होगा। तो यही एक इनविजिबल हैंड है कि मतलब सब चीज ऑटोमेटिकली हो रही है, कुछ दिख नहीं रहा कि कोई चीज पुश कर रही है, लेकिन ऑटोमेटिकली हम एक ही मोटिव पे सारे जा रहे हैं। ये पर्सन अपने लिए बेस्ट करेगा, बी अपने लिए करेगा, सी अपने लिए करेगा, डी अपने, जब चारों अपने लिए करेंगे तो हमारी इकोनॉमी ही ग्रोथ में जाएगी, उसी की डेवलपमेंट होगी। ठीक है, इफ ऑल पीपल आर लेफ्ट फ्री देन दे विल ऑल परस्यू देयर बेस्ट विच इंक्रीजेज द इकोनॉमिक वेलफेयर, जो कि पूरी सोसाइटी का इंक्रीज कर देगा। अगर हर एक बंदे को खाली छोड़ दिया जाए, फ्रीली छोड़ दिया जाए,
सारे अपना बेस्ट करेंगे और जब बेस्ट करेंगे तो इकोनॉमिक वेलफेयर बढ़ जाएगा। लेसेस फेयर इकोनॉमी जो हम बात करते हैं, वो इकोनॉमिक्स कोई भी बंदा बेसिक से शुरू करता है तो हम ये पढ़ते हैं लेसेस फेयर इकोनॉमी, मतलब वो इकोनॉमी जिसमें गवर्नमेंट का बिल्कुल मिनिमम इंटरवेंशन हो। तो हम कहते हैं लेसेस फेयर इकोनॉमी जिसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं हो। तो ये कॉन्सेप्ट भी एडम स्मिथ के द्वारा ही आया था। इनविजिबल हैंड का मतलब होता है ऑटोमेटिक इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म ऑफ अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट दैट टेंड्स टू मैक्सिमाइज नेशनल वेलफेयर। यानी कि ऑटोमेटिक स्टेबलाइजेशन, जैसे हम पढ़ते हैं ना कि इकोनॉमी अपने आप एडजस्ट करती है, तो सिमिलरली इनविजिबल हैंड भी वही चीज है जो कि इकोनॉमी को अपने आप ऑटोमेटिकली नेशनल वेलफेयर पर ले जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इन्होंने कहा हर एक बंदा अपने लिए बेस्ट चूज करता है। जब हम हर बंदे को बेस्ट के लिए फ्रीली छोड़ दें तो हमारी इकोनॉमी जो है उसका वेलफेयर बढ़ जाएगा और हम अटेन कर देंगे। बट इसका, अगर आपने एक मूवी देखी हो अ ब्यूटिफुल माइंड, जिसमें जॉन नैश, ये मैं आपको बता दूं, जिसमें जॉन नैश के ऊपर है वो मूवी, ये इनके बहुत बड़े क्रिटिसिज्म कर रहे थे, मतलब इन्होंने नकार दी थी इतने सालों से जो एडम स्मिथ की एक थिंकिंग चली आ रही थी कि हर एक बंदा अपना बेस्ट चूज करेगा, जब हम छोड़ देंगे तो इकोनॉमी वेलफेयर पे पहुंच जाएगी। लेकिन जॉन नैश ऐसे बंदे थे जिन्होंने इस चीज को रॉन्ग प्रूव करा। तो अगर आपने मूवी नहीं देखी, जॉन नैश वही है जिन्होंने नैश इक्विलिब्रियम जो हम पढ़ते हैं गेम थ्योरी में, नैश इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट जो लाए थे वो जॉन नैश थे। तो इन्हीं ये ही सबसे बड़े क्रिटिसिज्म थे जिन्होंने इतने सालों के बाद एक एडम स्मिथ की जो थिंकिंग थी उसे गलत ठहराया था कि हर एक बंदा बेस्ट नहीं कर सकता, तो हर एक बंदे को सेकंड बेस्ट पे भी जाना चाहिए। इस मूवी में यही चीज दिखा रखी है कि अगर एक सुंदर लड़की है 4-5 लड़कियों के बीच में, और अगर 5 लड़के हैं तो हर एक को फर्स्ट पे फोकस करेंगे, सारे अगर अपना बेस्ट देखेंगे तो सबके लिए वो सबसे ब्यूटीफुल लड़की ही सोचेंगे अप्रोच करो। लेकिन इस चीज में क्या होगा, एक तो सक्सीड हो जाएगा लेकिन और जो 4 हैं वो सक्सीड नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए हर एक पर्सन को सेकंड बेस्ट में या उसके लिए जो बेस्ट सूटेड है उस ऑप्शन के लिए जाना चाहिए, रेदर देन कि सारे अपना बेस्ट करें, उन्हें सेकंड बेस्ट के ऊपर भी जाना चाहिए। अदरवाइज अब आप यहाँ देखो, अगर 5 गर्ल्स हैं और 5 बॉयज हैं, अगर सबसे सुंदर के पीछे ही सारे 5 लड़के अप्रोच करने लग गए तो सिर्फ एक को मिलेंगी और 4 गायब हो जाएंगे। बट अगर सारे अपने अकॉर्डिंग अपने लिए सूटेबल चूज करेंगे तो 5 लड़कियां और 5 बॉयज 5 पेयर बन जाएंगे। ठीक है, तो यही जॉन नैश ने ये कहा था कि हर एक बंदा अपने लिए बेस्ट की बजाय बेटर चूज करे जो उसके लिए बेटर रहेगी। ठीक है, आई थिंक आई एम क्लियर। अगर आपने मूवी ना देखी हो आप देख सकते हो, बड़ी अच्छी है वो मूवी। एंड नाउ मूविंग ऑन, द सेकेंड थिंग जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करी एडम स्मिथ ने, वो है डिवीजन ऑफ लेबर। अब इसके पीछे भी एक कहानी कि उन्होंने ये कॉन्सेप्ट कहाँ से वो लाए। तो एक बारी क्या हुआ था, एडम स्मिथ यूं ही वाइन ड्रिंक कर रहे थे, तो वो बाहर जो वर्कर्स जैसे काम करते हैं उनको देख रहे थे विंडो से। तो फर्स्ट डे उन्होंने नोटिस किया कि एक वर्कर जो है वो 15 बैग्स लेके जाता है एक आइटम का। ठीक है, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन 15 बैग्स है, 15 बैग्स कलेक्ट करता है या कुछ भी करता है। नेक्स्ट डे उन्होंने देखा 3 वर्कर्स जो हैं वो 56 बैग्स को अरेंज कर रहे हैं। अगर हम मैथमेटिकली चेक करें तो 1 वर्कर अगर 15 कर रहा है तो 3 वर्कर्स कितने करना चाहिए, 15 इंटू 3 यानी कि 45 हो रहे हैं 56 बैग्स। तो यही चीज एडम स्मिथ ने नोट करी। ही थॉट मैथमेटिकली 1 लेबर 15 की इक्वल है तो 3 लेबर्स 45 होना चाहिए, बट यहाँ पर 56 कैसे, हाउ? तब उन्होंने देखा ही सो दैट 3 लेबरर्स स्टैंडिंग इन अ लाइन पासिंग 1 बैग टू अनदर, यानी कि 3 जने आपस में खड़े हो गए और वो एक ही बैग को इधर उधर पास करके एक जगह से दूसरी जगह में बहुत एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। तब उन्होंने ये कॉन्सेप्ट
Diya through this he introduces the concept of division of labor. It results in greatest improvement in the productive power of labor. इनकी अगर लेबर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है तो हमें लेबर्स को ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा, एफिशिएंटली करना पड़ेगा, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी एनहांस हो सके। ठीक है, तो दिस इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी क्यों हुई है? क्योंकि स्किल्स की वजह से। इसमें भी तो स्किल लगानी पड़ेगी ना, कि इतना दिमाग होना चाहिए ना कि अगर ज्यादा वर्कर्स भी हैं उसे एफिशिएंटली कैसे यूज करना है। हो सकता था जैसे एक वर्कर यहाँ जा रहा है, फिर दूसरा भी यहाँ जा रहा है, 10 भी यहाँ जा रहे हैं, 20 भी यहीं जा रहे हैं, वो तो किसी ने सोचा, जब भी तो ये एफिशिएंटली काम हुआ ना कि 3 जने लाइन में खड़े हो जाओ एंड वी विल इंक्रीज आवर प्रोडक्टिविटी थ्रू दिस। तो इसके लिए स्किल जरूरी है, जिससे हमारा टाइम भी सेव होगा, प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगी, और इससे क्या होगा, इन्वेंशन होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स का। स्किल्स मेन चाहिए, ठीक है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। तो इन्होंने मेंशन किया जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी इंक्रीज होती है, इससे डिवीजन ऑफ लेबर भी बढ़ेगा और कैपिटल बढ़ेगा। इन दी एंड ये बात करते थे कैपिटल की, क्योंकि ये कैपिटलिस्ट ही थे। क्लासिकल्स सारे कैपिटलिस्ट के फेवर में थे, तो इनका भी एजेंडा यही था कि कैपिटलिस्ट के पास ही पैसा होता है, वो ही ग्रोथ कर सकता है। और वो ग्रोथ कैसे करेगा? जब वो डिवीजन ऑफ लेबर करेगा, स्किल्स को यूज करेगा, टाइम को सेव करेगा, ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करेगा, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स लाएगा एंड सो ऑन। अब आगे चलते हैं, कैपिटल एक्यूमुलेशन प्रोसेस। अब कैपिटल को इकट्ठा कैसे करना है? इट इज नेसेसरी कंडीशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर किसी को भी डेवलपमेंट करनी है तो सबसे पहले बात है सेविंग्स पे, सेविंग्स हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी। क्यों? सेविंग्स ही वही पैसा होता है जो कि आगे इन्वेस्टमेंट में काम आता है। हमारी जो जनरल पब्लिक की जो सेविंग है वो हम बैंक्स में रखते हैं, बैंक्स उसी चीज को बिजनेसमैन को देते हैं। क्यों? क्योंकि वो इन्वेस्ट करते हैं प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में। तो जितनी ज्यादा सेविंग होगी उतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, उससे ही हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो इसलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो एक पिलर कह सकते हैं वो सेविंग होता है। तो ये वही कह रहे हैं कि एक नेसेसरी कंडीशन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, जो कि डिपेंड करती है एक पीपल की सेव कितना कर रहा है और वो इन्वेस्ट कितना कर पा रहे हैं। जितनी हम लोग सेविंग ज्यादा करेंगे उतनी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी। ऑल सेविंग्स आर डन बाय कैपिटलिस्ट एज लेबरर्स रिसीव सबसिस्टेंस वेजेस। अब यहां पर क्योंकि दे आर क्लासिकल्स, तो ये बिलीव करते थे आयरन लॉ ऑफ वेजेस। अब ये आपने सुना होगा, आयरन लॉ ऑफ वेजेस का मतलब एक लेबर को सिर्फ उतना पैसा देना जितनी उसे जरूरत है, मतलब इतना देना ही नहीं कि उनकी सेविंग हो जाए। तो एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग सारी जो सेविंग थी वो कैपिटलिस्ट ही करते थे। क्यों? क्योंकि लेबरर्स को सबसिस्टेंस वेज मिलते थे। सबसिस्टेंस वेज मतलब इतना पैसा कि बस वो अपनी भूख ही शांत कर पाते हैं, उससे ऊपर वो सोच ही नहीं पाते। तो wages that are just sufficient to buy necessary goods. Due to this, it is said that workers receive iron law of wages. Iron law of wages का मतलब, अगर मैं आज की सेंस में अगर मैं आपको समझाने बैठूं, आयरन लॉ ऑफ वेजेस का मतलब होता है उतनी वेज जितनी हमें जीने के लिए जरूरी है। जैसे अगर हमें जीने के लिए पूरे दिन में सिर्फ 2 रोटी की रिक्वायरमेंट है मिनिमम, तो ये इतनी ही वेज देते थे कि जिससे वो बंदा बस 2 रोटी ही खरीद सके। गेटिंग माई पॉइंट? तो इसीलिए कोई भी वर्कर या कोई भी लेबर सेविंग का तो सोच ही नहीं सकता। जो कौन सेविंग कर रहे हैं यहाँ पे सेविंग कर रहे हैं कैपिटलिस्ट। ठीक है, क्यों? वर्कर्स को क्या मिल रहा है? आयरन लॉ ऑफ वेजेस। दिस इज बिकॉज टोटल जो वेज फंड है, जितना भी वो लोग वर्कर्स को दे रहे हैं, वो उनके लिए बस सबसिस्टेंस अमाउंट है लेबर का, कि मतलब वेजेस में उतना ही दिया जा रहा है जितना लेबर को जीने के लिए चाहिए, और कोई इच्छा कोई पूरी नहीं कर रहा। बस जीने के लिए 2 रोटी चाहिए तो हम इतने पैसे दे रहे हैं, 2 रुपए, जिससे 2 रोटी ही वो अफोर्ड कर पाएगा और ऊपर कुछ कर ही नहीं सकता। सेविंग तो दूर की बात है। तो इसलिए जो सारा पैसा जो भी सेविंग कर रहे हैं वो कैपिटलिस्ट ही कर रहे हैं। अगर वेज फंड, अगर वो वेजेस सबसिस्टेंस से ज्यादा देने लग जाएंगे मान लो, तो क्या होगा?
लेबर्स के पास सेविंग हो जाएगी और सप्लाई ऑफ लेबर भी बढ़ जाएगी, हमारे पास पैसा यहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है तो हम भी वही काम करना चाहेंगे, सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ जाएगी। और जब जितनी सप्लाई बढ़ेगी कंपटीशन भी बढ़ जाएगा और वेजेस फिर गिर जाएंगे। तो यानी कि वेजेस तो सब्सिस्टेंस पे ही रहेंगे, अगर बढ़ाने की भी कोशिश करोगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा तो वेजेस अपने आप फिर कम हो जाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं एजेंट्स ऑफ ग्रोथ। ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एजेंट्स ऑफ ग्रोथ हर एक डेवलपमेंट थ्योरी में हर एक इकोनॉमिस्ट ने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग एजेंट्स बताए हैं जो कि ग्रोथ करते हैं एक इकोनॉमी में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग एजेंट्स कौन है जो ग्रोथ करते हैं, या दूसरे इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग एजेंट्स कौन से हैं जो उन्होंने माना कि ये लोग हेल्प करते हैं ग्रोथ करने के लिए। तो अगर मैं बात करूं एडम स्मिथ की, तो एडम स्मिथ कहते हैं फार्मर्स, प्रोड्यूसर्स और बिजनेसमैन। बिकॉज वही सेम बात है, वही चीज मैं कह रही हूँ, क्योंकि ये क्लासिकल्स थे तो ये इनका सारा फोकस था कैपिटलिस्ट पे। तो कैपिटलिस्ट में कौन आ जाते हैं, प्रोड्यूसर जो कि प्रोड्यूस करे, बिजनेसमैन आ गए, फार्मर्स आ गए। फार्मर्स को भी इन्होंने कंसीडर करा है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। और ये प्रोड्यूसर्स और बिजनेसमैन तो कॉमन है। तो देयर फंक्शन आर इंटर रिलेटेड होता था। ही मेंशन दैट एग्रीकल्चरल जो सरप्लस है वो अराइज होता है ड्यू टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से। इन्होंने वो भी इंटरलिंक कर दे कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और टर्शरी सेक्टर सारे इंटरलिंक्ड है, इनका आपस में सारे सेक्टर्स मतलब इंटरलिंक्ड है। तो आपको बस ये पता होना चाहिए इनके एजेंट्स ऑफ ग्रोथ कौन है, फार्मर्स, प्रोड्यूसर्स और बिजनेसमैन अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ। अब बात करते हैं ग्रोथ प्रोसेस। इन्होंने ग्रोथ प्रोसेस कैसे बताया, दिस इज द ग्रोथ प्रोसेस। सबसे पहले इन्होंने कहा, सबसे पहले जो ग्रोथ करने की जो नींव है वो होगी सेविंग्स। सबसे पहले हमारी इकोनॉमी में क्या होगी, सेविंग्स होगी। जब सेविंग्स होगी तो नेशन एक्सपीरियंस करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ। वो कैसे है, जीडीपी कैसे बढ़ेगी, प्रोडक्शन ज्यादा करोगे तुम। ठीक है, जब प्रोडक्शन ज्यादा होगी, मोर गुड्स अवेलेबल होंगे मार्केट में, तो मार्केट जो है वो ब्रॉडन हो जाएगी, वाइडन हो जाएगी। तो वाइडनिंग ऑफ मार्केट। जब मार्केट बढ़ गई, बहुत सारे लेबर्स आ गए, तो अब जरूरत पड़ेगी डिवीजन ऑफ लेबर, जो कि हम अच्छे से करेंगे। इससे क्या होगा, जब डिवीजन ऑफ लेबर करेंगे यानी कि लेबर्स को अच्छे से डिवाइड करेंगे जिसमें वो स्पेशलाइज्ड हैं, उससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी लेबर की। जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो सारे सेक्टर्स, क्योंकि इंटरलिंक्ड है तो सारे ही ग्रो करेंगे, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर सारे ग्रो करेंगे। इससे क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। प्रॉफिट बढ़ेगा तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। जब प्रॉफिट, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा होगा, दे कैन अफोर्ड मोर चिल्ड्रन। तो जब वो चिल्ड्रन अफोर्ड कर सकते हैं तो पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। तो जब पॉपुलेशन बढ़ेगी फिर वाइडनिंग ऑफ मार्केट और बढ़ानी पड़ेगी उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए। फिर डिवीजन ऑफ लेबर होगा। तो ऐसे ही यही प्रोसेस चलता रहेगा, जो कि दिखा रहा है हमारी प्रोग्रेसिव स्टेट, यानी कि यहाँ पर सब चीज बढ़ रही है, प्रोग्रेशन हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है इकोनॉमी में। ठीक है, तो ये एक फेज है। फिर हम आ जाते हैं स्टैग्नेशन। इन्होंने स्टैग्नेशन का कॉन्सेप्ट भी दिया है कि कैपिटलिस्ट ये थोड़ी है कि वो पूरी उम्र के लिए चलें, कैपिटलिस्ट का भी तो एक फेज होता है ना। तो वही, बट दिस प्रोग्रेसिव स्टेट जो कि हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा है, प्रोग्रेसिव स्टेट वो एंड करेगी। कब एंड करेगी, विच लीड टू अ स्टेशनरी स्टेट। प्रोग्रेसिव के बाद हम आएंगे स्टेशनरी पे, कि अब एक ऐसा फेज आ गया कि बस ठीक है, ये था प्रोग्रेसिव, हमारा बढ़ रहा है, दिस इज प्रोग्रेसिव, बढ़ रहा है हमारा आउटपुट, ग्रोथ टाइम के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आ गया हमारी स्टेशनरी। अब हम क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स में, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर स्कार्स। अब ये थोड़े रिसोर्सेज हमारे बढ़ते रहेंगे, एक ऐसा टाइम आ गया जहाँ पे रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हो गए, अब रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास, तो तुम कैसे प्रोडक्शन कर लोगे। तो वहीं पे हमारा आ जाता है स्टेशनरी स्टेट, कि अब स्टेशनरी आ गया, अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि स्कार्सिटी हो गई नेचुरल रिसोर्सेज की, जिन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ को या ग्रोथ प्रोसेस को स्टॉप कर दिया। अब कंपटीशन हो गया, लेबर्स के बीच में इंक्रीज हो गया, अब मेरे को हायर करो, मेरे को हायर करो। क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन अब लिमिटेड हो गया, अब इसी प्रोडक्शन के लिए हमें वर्कर्स चाहिए, अब वर्कर्स में लड़ाई होगी,
क्योंकि वर्कर्स तो बढ़े जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ी जा रही है, लेकिन सबको तो नौकरी नहीं मिल सकती ना, तो उसमें कंपटीशन आएगा, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, वेजेस कम हो जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत आ गया, सारे कहेंगे मेरे को ले लो, मेरे को ले लो, मेरे को ले लो। ठीक है, तो कंपटीशन ऐसे ही बिजनेसमैन के बीच में भी कंपटीशन बढ़ेगा, सिर्फ वर्कर्स के बीच में थोड़ी बढ़ेगा। जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी, प्रोड्यूसर्स भी तो बहुत ज़्यादा आएंगे, बिजनेसमैन भी तो बहुत ज़्यादा आएंगे, तो उनके बीच में भी कंपटीशन आएगा, वो भी अपना प्राइस को कम करेंगे कि लोग हमसे खरीदें, जिससे प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम होगा, इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी, और एंड ऑफ कैपिटलिज्म खत्म। ठीक है, तो ऐसे हमारा कैपिटलिज्म खत्म हो जाए। किसी की भी लाइफ टाइम वैलिडिटी तो होती ही नहीं है, तो अगर कोई भी फेज तुम्हारा अच्छा चल रहा है तो एक फेज एक पॉइंट तक पहुंचने के बाद सब खत्म हो जाता है, तो वही है एंड ऑफ कैपिटलिज्म। सबसे पहले इन्होंने बहुत पैसा कमाया, सब्सिस्टेंट वेज दिए, कुछ नहीं हुआ, सब बढ़िया चल रहा था, बट एक ऐसा फेज आएगा जहाँ पे ह्यूमन वांट्स तो खत्म होगी नहीं, लेकिन रिसोर्सेज स्टेशनरी हैं, वो फिक्स्ड हैं, तो उनकी वजह से इनके ग्रोथ प्रोसेस में रुकावट आएगी, जिससे कैपिटलिज्म का दी एंड हो जाएगा। तो कैपिटल एक्यूमुलेशन अब यहाँ पे स्टॉप हो चुका है, पैसा ही नहीं मिलेगा तो तुम कहाँ से इकट्ठा करोगे, तो पॉपुलेशन भी स्टेशनरी हो गई, अब लोग बच्चे भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे जब उनके पास पैसा ही नहीं मिल रहा, उन्हें प्रॉफिट ही नहीं है, प्रॉफिट मिनिमम हो जाएगा, वेजेस सब्सिस्टेंस पे चले जाएंगे, कोई भी चेंज नहीं होगा पर कैपिटा इनकम एंड प्रोडक्टिविटी में। अब आगे स्टेशनरी स्टेज रेज टू स्टैग्नेशन, यानी कि इन्फ्लेशन है, प्राइस बढ़ते जाएंगे और इकोनॉमी में टाइम पीरियड में ग्रोथ हो नहीं रही, तो स्टैग्नेशन आ गई हमारी। तो यही एक फेज आपको पता होना चाहिए कि एडम स्मिथ का जो है, उन्होंने पहले प्रोग्रेसिव बताई, प्रोग्रेसिव के बाद एक स्टेशनरी स्टेट आई जो थी स्टैग्नेशन, एस मीन स्टैग्नेशन। ये क्यों आए, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे जो है वो लिमिटेड है और वांट्स हमारी अनलिमिटेड है। तो कैसे हम अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं जब रिसोर्सेज ही हमारा साथ नहीं देंगे, तो इसके कारण कैपिटलिज्म का एंड हो जाता है। दैट्स इट, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। अगर कोई भी डाउट है प्लीज यूज कमेंट सेक्शन, और दिस वीडियो इज इनफ। अगर आप प्रिपेयर करो यूजीसी नेट की, तो जो मैंने स्लाइड्स में लिखा है कंटेंट आपको, वो बस आप 4-5 बार रिवाइज कर लेना, दैट्स इट। ठीक है, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।